हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 सिविक्स, जिसमें लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6, जिसका टाइटल है द जुडिशरी। अभी तक हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान चुके हैं। आज हम इसमें देखेंगे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। द हाई कोर्ट इज़ द नेक्स्ट लेवल इन द जुडिशरी ऑफ इंडिया। It is the highest level of judicial administrations in the states. Every state has a हाई कोर्ट। एवरी स्टेट आप बोलेंगे तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। हर स्टेट के पास में अपना हाई कोर्ट नहीं है। अपने इंडिया में ओनली 22 हाई कोर्ट्स हैं, और कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो अपने आसपास के जो स्टेट्स हैं उनको भी देखते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी एक ऐसा है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। तो वो जो है अपने आसपास के जो भी स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मिजोरम, तो इनके भी एक तरह से वो हाई कोर्ट का काम करता है वहाँ पे। ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स, ये एक्चुअल में जुडिशियल सिस्टम की एक हायरार्की है, जिसमें सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट्स। तो जुरिडिक्शन देखते हैं। मतलब कि जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि इनका न्याय क्षेत्र कहाँ तक ये अपना काम कर सकते हैं, कौन कौन से केस ले सकते हैं, क्या ये अपने पड़ोस के स्टेट का भी केस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो इस सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनके जुरिडिक्शन को अपन 3 टाइप से पढ़ेंगे। सबसे पहला तो है जो इनका ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है। जैसे अपन ने सुप्रीम कोर्ट में देखा था ना कि उनका ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब कि सबसे पहला काम उनका क्या है, तो वो इसमें देखेंगे। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन तो यही है कि स्टेट से रिलेटेड जो भी एक तरह से केसेस जो हैं उनको ये देखते हैं। जैसे कि अंडर द ओरिजिनल jurisdiction, the High Court judges cases regarding protection of fundamental rights and disputes related to state elections। तो स्टेट इलेक्शन से रिलेटेड जो भी एक तरह से जो केसेज होते हैं तो उनको देखते हैं। इसके अलावा जो स्टेट ने जो रूल बना रखे हैं तो उनके हिसाब से अगर कोई वायलेशन होता है तो उससे रिलेटेड कोई केस है उसको भी ये हाई कोर्ट्स देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अपीलेट जुरिडिक्शन। अपीलेट का मतलब होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई डिस्प्यूट है और उसका जजमेंट आया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में ये स्टेट लेवल पे अगर कोई अपील करना चाहता है तो ये जाएगा कहाँ पे, सबसे पहले हाई कोर्ट में। तो अपीलेट जुरिडिक्शन भी इनके पास में है। सिविल और क्रिमिनल, ये दोनों तरह के केसेस को देखते हैं जो कि लोअर कोर्ट्स ने डिसीजन दिया है उस पर्टिकुलर स्टेट के लोअर कोर्ट्स ने। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं ना सिविल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स, उनके जजमेंट के खिलाफ यस सर। हाई कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। अब देखो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होता है कि कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिनमें अगर वो लोअर कोर्ट में भी वो केस चल रहा होता है तो उसकी जानकारी हाई कोर्ट को देनी ज़रूरी होती है। जैसे अगर किसी को कोई ऐसा कोई केस है जिसमें किसी को डेथ सेंटेंस देनी है, तो डेथ सेंटेंस एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे तो सकता है लेकिन उसमें परमिशन होनी चाहिए हाई कोर्ट की। तो ऐसे कुछ केस जिसमें परमिशन चाहिए हाई कोर्ट्स की, तो उनमें भी एक तरह से सुपरवाइजर का काम ये हाई कोर्ट्स करते हैं। कौन से कोर्ट्स में, इनके जो सबऑर्डिनेट को जो कोर्ट्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स, उनसे रिलेटेड ये एक तरह से सुपरवाइजर का काम वहाँ पे करते हैं। ओके। इसके अलावा हाई कोर्ट में जो भी एक जजमेंट आते हैं उनको भी एज ए रिकॉर्ड काम में लिया जा सकता है। मतलब कि उनका रेफरेंस आप देके कोई दूसरे केस का आप जजमेंट सुना सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं इसमें कंपोजिशन, मतलब कि हाई कोर्ट में होता कौन कौन है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में अपन ने देखा था 30+1 जजेज होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं, हाई कोर्ट्स में कितने होते हैं। तो हाई कोर्ट्स में अलग अलग स्टेट में ये जो स्ट्रेंथ है इनकी ये अलग अलग है। इसमें एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और उसके बाद में जो अदर जो जजेज होते हैं वो होते हैं। तो हर स्टेट में इनकी जो नंबर्स हैं ये अलग अलग है, फिक्स ये नंबर नहीं है, स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे नॉर्मल कोई जज हो, हाई कोर्ट्स में कौन इसको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और अपॉइंटमेंट में किसकी कंसल्टेशन की जरूरत होती है, सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ जो टॉप मोस्ट जो 5 जजेस जो होते हैं वो सब मिलके एक तरह से
कुछ नाम जो है वो प्रेसिडेंट को भेजते हैं और प्रेसिडेंट उनमें से किसी को पर्टिकुलर स्टेट में एज ए जज अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा जो पर्टिकुलर जो स्टेट होता है जिसमें वो जज को अपॉइंट करना है, उसके गवर्नर को भी एक तरह से इसमें कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उससे भी पूछा जाता है, गवर्नर से पूछा जाता है कि हाँ पर्टिकुलर जो पर्सन है इनको हम यहाँ पे जज के तौर पे अपॉइंट कर रहे हैं, तो क्या इनको अपॉइंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो इसमें गवर्नर से भी राय ली जाती है और जो टॉप मोस्ट जो 5 जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी एक तरह से इसमें पूछा जाता है। अदर जजेज आर अपॉइंटेड इन द सेम मैनर, मैंने बता दिया चाहे चीफ जस्टिस हो या फिर नॉर्मल जज हो, सबकी अपॉइंटमेंट ऐसे ही होती है। ओके, except that their appointment in chief justice of the concerned state is also consulted। अब जैसे नॉर्मल अगर कोई जज को अपॉइंट करना है तो उसमें एक एक्स्ट्रा कंसल्टेशन जरूरत पड़ जाती है। जैसे उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में अगर कोई चीफ जस्टिस है तो उस चीफ जस्टिस से भी यहाँ पे पूछा जाता है कि आपके कोर्ट में हम पर्टिकुलर पर्सन को एज ए जज अपॉइंट कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे इसमें अलग अलग लोगों की एक तरह से कंसेंट ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस देखो, एक हाई कोर्ट के जज में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो यही है कि वो एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इसके साथ साथ उनको एज ए एडवोकेट किसी भी हाई कोर्ट में, पूरे इंडिया में किसी भी हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए एज ए एडवोकेट। इसके बाद या तो वो कहीं ना कहीं मतलब कि कोई भी कोर्ट में एज ए जुडिशियल ऑफिसर जो है उसको कंट्री में 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जुडिशियल ऑफिसर मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई जज है या फिर बाद में किसी अदर कोर्ट में कोई जज है, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस उनको इसमें होना चाहिए कि जुडिशियल ऑफिसर के रूप में वो किसी ना किसी कोर्ट में काम किया हो कम से कम 10 साल। तो ऐसे किसी भी पर्सन को इंडिया में किसी भी हाई कोर्ट में एज ए जज अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ सर ध्यान देने कौन। की बात है। यहाँ पे दो चीज़ ध्यान देने की बात है कि एक तो किसी प्रोमिनेंट जो पर्सन है उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता, जो कि सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक किसी भी ऐसे व्यक्ति को भी जज बनाया जा सकता है जिसको कि लॉ का अच्छा अनुभव हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे एक्चुअल में जज बनाया जाता है हाई कोर्ट्स में। ओके, टेन्योर देखो, हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उनके टेन्योर मतलब कि उन कब तक वो एक्चुअल में जज बने रह सकते हैं। तो उनकी एज जब तक 62 ईयर्स होती है तब तक वो एक हाई कोर्ट में जज बने रह सकते हैं। ठीक है, इससे पहले भी वो अपनी एक तरह से रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को लिखते हुए, एप्लीकेशन लिखते हुए कि हम यहाँ पे अब जज नहीं रहना चाहते, इस तरह से। और दूसरी चीज, उनको हटाया भी जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है। पार्लियामेंट इम्पीचमेंट का मोशन पास करेगी, उसके ऊपर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिक हट जाएंगे। ऐसा ही किसी हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रोसेस भी सेम टू सेम वो की वो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो की जाती है। सैलरी और अलाउंसेस, इनको जो सैलरी और अलाउंसेस हैं वो भी अच्छे खासे सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं। और इनकी जो सैलरी और अलाउंसेस जो है ये एक्चुअल में पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और इनके जो सैलरी और अलाउंसेस हैं ये भी अपना जो ये स्टेट का जो कंसोलिडेटेड जो फंड होता है उससे ये दिया जाता है। पर्टिकुलर जिस स्टेट में इनके अपॉइंटमेंट है तो उनका कंसोलिडेटेड फंड मतलब ये स्टेट का ट्रेजरी से इनको पैसा दिया जाता है। इनका एक्चुअल में ये जो भी इनकी सैलरी होती है वो सब इनको दी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, इनकी जो पेंशन जो है वो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है वो इंडियन जो कंसोलिडेटेड जो फंड है मतलब कि सेंट्रल लेवल पे जो ट्रेजरी है वहाँ से इनको पेंशन दी जाती है। ठीक है, सैलरी तो ये जहाँ पे काम करेंगे वहाँ से, लेकिन पेंशन इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इनको दी जाती है। ठीक है और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों में था कि इनकी सैलरी को कम नहीं किया जा सकता और इसके ऊपर कोई किसी तरह का कोई वोटिंग नहीं होती पर्टिकुलर लेजिस्लेचर में, तो इसलिए इनको एक्चुअल में जो सैलरी है वो अच्छी खासी सैलरी होती है, उसमें कटौती नहीं होती। तो ये जो ना फ्रीडम से उसमें काम कर सकते हैं, इनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखने से पहले एक बार मैं डाउट ले लेता हूँ। हाँ अंजनी, डाउट पूछो बेटा। सर ये
आपने बोला ना कि अगर प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट का जज हट सकता है। तो सर वो रीजन भले सर कुछ भी हो, या तक इसको कोई रीजन ही नहीं हो। नहीं, उसके 3 रीजन है, ओनली 3 रीजन। फर्स्ट रीजन तो ये है कि उस जज ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना किया हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन किया हो। फर्स्ट रीजन तो ये हम्म, है। सेकंड रीजन ये है कि उसने एक्चुअल में मतलब कि उसकी कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है कि मतलब उसको अपॉइंट करने के लायक ही नहीं है वो, और उसको अपॉइंट कर दिया गया हो। और तीसरा इसमें रीजन ये है कि उसने कोई मिसबिहेव किया हो। तो ये 3 उसमें रीजन है। तो इसके हिसाब से उनको हटाया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। तो वो काउंटर सर क्वेश्चन। अगर उनको हटा देते हैं तो मतलब सैलरी नहीं देते फिर, मतलब अगर उन्होंने कुछ भी कर दिया तो, या फिर कोई कोर्ट में, बाकी कोर्ट में उनको जज नहीं बनाया जाता। नहीं, अगर वो दोषी हैं, मतलब वो अगर गिल्टी हैं, तो उनको फिर बाद में उनको पेंशन नहीं मिलेगी। और अगर वो रिटायरमेंट उन्होंने अच्छे से लिया, मतलब पूरा काम करने के बाद उनको रिटायरमेंट दिया जाता है, तो उनको सैलरी के साथ, मतलब सैलरी तो फिर मिलती नहीं है ना, फिर तो पेंशन मिलती है। हम्म। और कुछ डाउट? नो। चलो, नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, अब देखेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं, उससे भी नीचे कुछ जो कोर्ट्स होते हैं, तहसील लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं, ग्राम पंचायत होती हैं, तो उनके लेवल पे कौन से न्याय पंचायत टाइप में कुछ कोर्ट्स होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है। देखो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सबसे पहली तो बात यही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाई कोर्ट से जस्ट नीचे कौन आएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 तरह के कोर्ट्स होते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक तो होता है सिविल केसेस से रिलेटेड, जो कोर्ट जो देखता है उसको बोलते हैं एक्चुअल में सिविल कोर्ट। जो सिविल केसेस, मतलब कि जैसे किसी का कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस है, या फिर कोई टैक्स से रिलेटेड कोई केस है, मैरिज से रिलेटेड अगर कोई केस है, तो भी वो सिविल जज जो है वो उसमें देखते हैं, सिविल कोर्ट्स में। ठीक है। अगर उसी के लेवल, मतलब ये तो हो गए सिविल कोर्ट अलग से हो गई, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसी के पैरेलल में चलती है कौन सी, सेशन कोर्ट, जिसमें क्रिमिनल केसेस चलते हैं। ठीक है। तो उसको जो क्रिमिनल जो केसेस है उनको सेशन कोर्ट में देखा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ सिविल केसेस इज दैट द डिस्ट्रिक्ट जज। This court hears appeal filed against decisions of the lower courts and cases that involves more than ₹500। अब देखो, ₹500 ये ऐसे हैं कि इसमें वो है कि जिसमें टैक्सेस से रिलेटेड या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड कोई केस है, तो उसके हिसाब से इसको बांटा गया है कि कितने रुपए का डिस्प्यूट है। तो उससे हिसाब से उसके ऊपर अगर कोई डिस्प्यूट है, तो उसको ये पर्टिकुलर कोर्ट देखेगा। तो इसको जो देखते हैं वो 500 से ऊपर के जो केस हैं, रुपीज से ऊपर के जो केस है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स सबऑर्डिनेट जजेस एंड मुन्सिपल्स डील्स विद द सिविल केसेस एट लोअर लेवल। इससे भी नीचे जो कोर्ट होते हैं उनको बोलते हैं मुंसिप्स। और इसके अलावा भी कोई कोर्ट्स होते हैं जिनका अभी आपके चैप्टर में नहीं आया है, लेकिन आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आप देखोगे कि पर्टिकुलर तहसील लेवल पे भी कोर्ट्स होते हैं, जो एक्चुअल में जो ग्राम पंचायत होती है उनके लेवल पे भी कोर्ट्स होते हैं। तो छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं, तो उसके ऊपर 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 ये एक्चुअल में ऐसे हायरार्की बनी हुई है। अभी आपके यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल केसेस इज दैट द सेशंस कोर्ट। और दो यहाँ पे जो कोर्ट में जो जज बैठते हैं उनको बोलते हैं सेशन जज। ठीक है। केसेज ऑफ मर्डर, फिजिकल इंजरी एंड डेकोटी आर हियर्ड हियर। तो इस तरह के केसेस तो यहाँ पे देखे जाएंगे। At times, the district judge also works as a sessions judge. This court can award capital punishment or death sentence after high court approves it। देखो, मैंने बताया था कि जब कभी भी अगर डेथ सेंटेंस किसी को देनी है, या फिर कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है कि उसको एक्चुअल में आजीवन कारावास जिसको बोलते हैं, तो अगर ऐसा कोई जजमेंट देना है, तो इससे रिलेटेड केस में सुनवाई कर सकता है सेशन कोर्ट। जजमेंट भी दे सकता है, लेकिन कंसेंट चाहिए इसको हाई कोर्ट्स की। ठीक है। हाई कोर्ट्स की कंसेंट के बाद में ही ये इस तरह के जजमेंट दे सकता है। नेक्स्ट देखो कि जो विलेज लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं न्याय पंचायत।
ठीक है। तो ये भी इस तरह के कोर्ट्स हैं जो कि नॉर्मल छोटे 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 जो केस होते हैं ना, जैसे कि ऐसे होता है कि तूने मेरी घर भैंस की खोल ली, लड़ाई हो जाती है सर। हाँ तूने मेरी भैंस चुरा ली, नहीं मैंने नहीं चुराई, ऐसे वाले केस। तुमने ये थोड़ी सी जमीन हमारी दबा ली, नहीं हमने नहीं दबाई। तो वो वाले केस कौन देखता है? न्याय पंचायत। ठीक है। न्याय अब देखो पंचायत। इसके अलावा तो भी सर मतलब है ना, हाँ सर बोलो। मतलब कि जो ऐसे छोटे मोटे केसेस रहते हैं जो कि जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, वो वाले केस ये न्याय पंचायत सॉल्व करती है। हाँ ये न्याय पंचायत सॉल्व करती। लॉजिक तो है ही। लॉजिक आप नहीं हर होता। कोर्ट में स्टेप बाय स्टेप अप ऊपर से ऊपर आप अपील कर सकते हो, लेकिन शुरुआत होती है उस पर्टिकुलर वहीं पे उसी कोर्ट से शुरुआत होती है। ठीक है, जहां से वो केस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखो, लोक अदालत एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोक अदालत और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये एक्चुअल में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे ये कॉन्सेप्ट, ये बाद में इनको एक्चुअल में ऐड किया गया। लोक अदालत क्या होती है? लोक अदालत ऐसी होती है कि जिसमें इसकी कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले खाप पंचायत थी। खाप पंचायत का मतलब क्या होता है? मीटिंग होती थी, गांव के बड़े बूढ़े बैठते थे और फिर वो जजमेंट देते थे कि हाँ इन्होंने ये काम किया, इसको ये पनिशमेंट, इसको इतने दिन के लिए इसको बाहर निकाल दो गांव से, या इसको इतने रुपए का जुर्माना लगा यस दो। सर। तो ऐसा जो कोर्ट्स जो थे, उन्हीं के आधार पे लोक अदालत नाम से अपनी जुडिशरी ने कुछ कोर्ट जो है वो एक्चुअल में मूविंग कोर्ट आप इनको बोल सकते हो, ऐसे कोर्ट जो है लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या छोटे मोटे जो डिस्प्यूट होते हैं ना, जैसे कि जैसे किसी के पास अगर घर तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, किसी ने किसी का रास्ता रोक रखा है, मतलब उसके ऊपर एनक्रोचमेंट कर रखा है, तो उससे रिलेटेड कोई केस है, या फिर नॉर्मल जैसे कोई छोटी मोटी जैसे कि डाउरी का केस है छोटा मोटा, तो मतलब होता है छोटे मोटे सर डिस्प्यूट। सर वो गांव में वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? सर वो कोई पानी की उसकी पानी की वो ले लेता है क्या? हाँ हाँ, तो वो पानी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है कि मतलब इसने मेरे को पानी नहीं पीने दिया, या फिर इसने मेरा पानी रोक लिया, ऐसे जो छोटे जो केस होते हैं ना, इनको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो इनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो पेंडिंग केस होते हैं ना, ये केस जो है ना कोर्ट में अप्लाई होते हैं लेकिन पेंडिंग होते हैं, तो इनको निपटाने के लिए ऐसे लोक अदालत एज ए सिविर कैंप्स जो है नहीं। उनको लगाया जाता है, और इनको बोलते हैं लोक अदालत। मतलब यहाँ पे जो है ना डिस्कस किया जाता है चीज़ों पे, और हाथों हाथ इसका जजमेंट दे दिया जाता है, तो इनको बोलते हैं लोक अदालत। और पीआईएल क्या होती है? पीआईएल होती है कि कोई जैसे ऐसा काम जिसमें किसी ने केस तो नहीं किया, लेकिन जैसे अगर जैसे सर मान के किसी चलो, के बिहाफ से सर अपन अगर जाते हैं कि हाँ जैसे पूरे हाँ गांव के किसी और बिहाफ के से बिहाफ जज से, कर जाते हैं। अपन किसी और के बिहाफ से अपन बोल सकते हैं कोर्ट में जाके कि हाँ ये काम गलत हो रहा है, आप इसके ऊपर सुनवाई कीजिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी, मोरबी जो ब्रिज का जो केस हुआ था, वो जज ने खुद से ही एक्चुअल में पीआईएल एक्सेप्ट किया था। तो ये जज खुद से भी कर सकते हैं, कोई किसी के बिहाफ पे कोई अपील भी कर सकता है, तो इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें एक्चुअल में जो पब्लिक होती है ना, उसका उसमें इंटरेस्ट होता है, इसलिए इसको सुनना जरूरी होता है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है ये बाद में अपने एक्चुअल में जो जुडिशियल जो सिस्टम है उसमें ऐड की गई है। इन रिसेंट ईयर लोक अदालत हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर फास्ट एंड अफोर्डेबल जस्टिस फॉर द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शंस। These courts provide justice quickly by resolving cases that have been pending in the courts. The first Lok Adalat met in Delhi in 1985 and solved 150 cases related to payment of compensation of the relatives of the victims of an victim of an accident in a single day. मतलब एक ही दिन में 150 केसेस को इन्होंने निपटा दिया। केस क्या था? केस कुछ ऐसे थे, कुछ एक्सीडेंट्स से रिलेटेड कोई केस थे कि हाँ पर्टिकुलर एक्सीडेंट हुआ और उसमें ये इसका पैर कट गया, इसका हाथ कट गया, जैसे ऐसे केस। ऐसे होता है ना, जैसे कि आप रोड पे जा रहे हो, किसी ने कोई फोर व्हीलर आई और उससे आपकी टक्कर हो गई, आपको पैर में मोच आ गई, अब आपको चाहिए पैसे इलाज के लिए, वो पैसे देने से मना कर रहा है, आपने केस कर दिया, ऐसे केस आए समझ में? ओके। तो ऐसे जो है फर्स्ट लोक अदालत लगाई गई थी दिल्ली में 1985 में, जिसमें 150 केस जो है उनको ऐसे सॉल्व किया गया था। PIL और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज फाइल्ड बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ पीपल इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। PILs आर फाइल्ड व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट आर
undermined or not given attention by any government action. The court admits PILs only when it is satisfied that these cases are for public good. मतलब पब्लिक उसमें इंटरेस्ट होना कंपलसरी है। तो दोनों चीजें समझ में आ गई, लोक अदालत और PILs। डाउट है यहाँ तक किसी को? यस सर। नो सर ये सर। PIL सर मैं भी लगा सकती हूँ? नहीं सर अपन भी लगा सकते हैं क्या? हाँ आप लगा सकते हो PIL। अच्छा PIL लगाने का प्रोसेस मैं बताऊँ आपको। आप स्कूल में जब लीव के लिए एप्लीकेशन लिखते हो, हाँ यस सर। ओनली वैसे सिंपल पेपर पे अगर आपने एप्लीकेशन लिखा सुप्रीम कोर्ट में, जैसे CJI के नाम पे आपने लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिल्ली, और फिर आपने सब्जेक्ट में लिखा जो आपका PIL का जो सब्जेक्ट है वो, और फिर आपने उसको उसमें जो बाकी जो आपका बीच में जो मैटर लिखते हो वो लिखा, लास्ट में आपने अपना नाम, अपना पता, और उसको जो स्पीड पोस्ट या फिर नॉर्मल जो पोस्ट होती है तो उससे आपने उसको भेज दिया। ठीक है, तो वो PIL भी आपकी एक्सेप्ट होगी अगर उसमें पब्लिक इंटरेस्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट कैसा? जैसे एग्जांपल बताता हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट ऐसा हो सर वो सकता है, पानी नहीं आता लोगों के पीने का। हाँ पीने का पानी वो तो नॉर्मल बात है। जैसे मान के चलो कि आप डेली जो है ना स्कूल बस से स्कूल जाते हो, लेकिन रास्ते में जो है ना वो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, और बार बार कहने के बाद में भी रोड जो है वो सही नहीं की जा रही है, और आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, आपको डर है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप ऐसी रिक्वेस्ट जो है क्या? ऐसी रिक्वेस्ट जो है वो आप डाल सकते हो, और आपकी वो उसकी जो सुनवाई जो है वो की जाएगी। चलो नेक्स्ट देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। मतलब जुडिशरी की जरूरत क्या है? तो जैसे आपको पता है कि डेमोक्रेसी में कुछ राइट्स होते हैं, और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो ऐसा मैकेनिज्म हो कि जिसमें आप, अगर आपके राइट्स को कोई वायलेट कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कहीं पे जाके शिकायत कर सको और उसका समाधान हो सके। इसलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी का प्रावधान किया गया। फिर भी एक एक पॉइंट करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। इट गारंटीज जस्टिस टू सिटीजन्स। बताया आपको, सिटीजन्स के लिए डेमोक्रेसी में राइट्स होते हैं और उनके लिए जस्टिस जरूरी होता है, इसीलिए अपना जुडिशरी है। इट कीप्स ए चेक ऑन पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। कैसे बताया था आपको, एक्चुअल में ये क्या करते हैं, जुडिशियल रिव्यू करते हैं कोई भी अगर एक्ट और कोई बिल पास होता है तो। ठीक है, तो जो जुडिशियल जो रिव्यू जो सिस्टम है उसके द्वारा ये क्या करते हैं कि कोई भी बिल बनाए तो उसका एक्चुअल में चेक करते हैं कि राइट है कि रॉन्ग है, मतलब इससे किसी का कुछ नुकसान तो नहीं होगा, ऐसा वो चेक करते हैं। या फिर ये रूल जो बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो बनाया है, ऐसा तो नहीं कि मनमानी से बना लिया हो, तो इसको चेक करते हैं ये। It safeguards the federal characters of a country by resolving disputes between center and states or between states. अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है तो कोई तो होगा ना जिसको बचाना, कोई जो उसको सॉल्व कर सके, या दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई, जैसे मान के चलो कि राजस्थान गवर्नमेंट और UP गवर्नमेंट में लड़ाई हो गई। आपने सुना होगा ना दिल्ली गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट में लड़ाई चलती रहती है, अभी जो पराली को जलाने के यस लिए, सर। पॉल्यूशन के लिए, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, तो इसलिए उस काम के लिए यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट किसका पार्ट है, जुडिशरी। नेक्स्ट देखो, इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स का एक गार्जियन होता है। इट एक्ट्स एज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इसलिए इसको कस्टोडियन एज ए जुडिशरी को बनाया गया है कि इसमें ये इसको बचा के रखे। नेक्स्ट देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मतलब इंडिपेंडेंट है अपनी जुडिशरी, तो ये क्यों और कैसे इसको बनाया गया। एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। अगर ये पावरफुल और इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो जो गवर्नमेंट होगी उसके कहने पे काम करेगी, और गवर्नमेंट तो कुछ भी करवा सकती है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज एंश्योर्ड थ्रू वेरियस वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया कि इसको इंडिपेंडेंस कैसे दी जा सकती है। तो देखते हैं, द जुडिशरी इज नाइदर ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर नॉर अंडर देयर कंट्रोल। ना तो ये एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करती है, ना ही ये लेजिस्लेचर। एक्चुअल में ये क्रॉस चेक करती है दोनों को ही,
दोनों के ही काम को चेक करती है, लेकिन ये खुद से ऐसा नहीं कि खुद से कोई ऑर्डर दे दिया कि हाँ ऐसे करो। तो ये इस तरह से ये जुडिशरी को पहले से अलग रखा गया है। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एन इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर। तो जो मैंने बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज मिलके एक मतलब नाम को जो है वो भेजते हैं किसके पास, एग्जीक्यूटिव्स के पास, जो कैबिनेट होती है। फिर वो उसको एक्चुअल में अप्रूव करते हैं और प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, और प्रेसिडेंट फाइनली उसको अपॉइंट करते हैं एज ए जज। तो इनकी ये जो प्रोसेस होती है ना, इसमें एक्चुअल में जो जुडिशरी है उसी के मेंबर एक्चुअल में भेज रहे हैं नामों को। तो मतलब कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव्स है या फिर जो लेजिस्लेचर है वो अपनी तरफ से किसी को भी अपॉइंट कर देगी, ऐसा नहीं किया जा सकता। स्टार्ट में जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो कौन करता है, टॉप 5 जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इसको बोलते हैं कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, आगे की क्लासों में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट देखते हैं, वंस अपॉइंटेड द जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली एंड इम्पीचिंग ए जज इज एज डिफिकल्ट एज इम्पीचिंग ए प्रेसिडेंट। तो जैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए प्रोसेस होती है, वैसे किसी भी जज को हटाने के लिए प्रोसेस होती है। इसीलिए शॉकिंग न्यूज़ ये है कि आज तक किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया गया है। जैसे आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है, वैसे ना ही कभी किसी जज को इम्पीच किया गया है। हालांकि एक बार प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो प्रोसेस जैसे ही पार्लियामेंट में गई और पार्लियामेंट में कमेटी बैठी और कमेटी ने गिल्टी भी पाया पर्टिकुलर जज को, लेकिन वो सेशन कंप्लीट होता उससे पहले ही पर्टिकुलर जज ने जो है एक्चुअल में रिजाइन दे दिया था अपने पद से, वो खुद से ही हट गए थे। तो वो इम्पीचमेंट की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी को ऑफिशियली इम्पीच किसी को भी नहीं किया गया। ठीक है, सर उसमें टाइम लगता है इसलिए। 2 चीजें हैं, एक तो जज ऐसा कोई काम करते ही नहीं है कि जिससे कि उनको इम्पीच करने की जरूरत पड़े। दूसरी चीज, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा एक्चुअल में हार्ड प्रोसेस है। इसमें जो मेजोरिटी जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, और मेजोरिटी जो है ना, इसमें स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। तो वो किसी भी एक्ट को पास करवाने के लिए पार्लियामेंट में बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो इम्पीचमेंट का है, तो इसमें तो हर कोई सपोर्ट भी नहीं करता, तो इस वजह से they are appointed for a fixed period, and their salaries, emoluments and service conditions and other allowances cannot ordinarily be changed or reduced। मतलब किसी भी चीज़ में कमी नहीं की जा सकती, बढ़ा सकते हैं आप, कमी किसी में नहीं कर सकते, ना तो इनकी सैलरी में, ना इनकी टेन्योर में, किसी में भी नहीं। इनको घर फ्री मिलता है, इनको मतलब बिजली, पानी, इनके जो मतलब जो काम करने के लिए ऑफिस में एक्चुअल में जो स्टाफ है वो सब इनको फ्री मिलता है। हैंस द इंडियन सर इनकी जुडिशरी सैलरी एक्ट कितनी होती होगी अप्रोक्स? अप्रोक्स नहीं फिक्स सैलरी है। तो अभी जैसे लगभग मैं आइडिया बताऊं आपको, फिक्स तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन इनकी फिक्स सैलरी है। इतना तो आशी एक डॉक्टर भी कमा लेता है, सही बता रही हूँ। 3 नहीं, लाख डॉक्टर भी ऐसा कमा लेते हैं बेटा, एसएमएस के पैसे डॉक्टर। पैसे की बात नहीं है ना। अब बात है कि आप सोशल कॉज करते हो, मतलब आप कुछ भी ऐसा सोसाइटी को देते हो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन, जिससे कि आपके एक डिसीजन से वो जो मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है, जिसमें मतलब कि जिसको न्याय की जरूरत है, आप अगर उस तक अपने न्याय को पहुंचा रहे हो, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है पैसे से। नहीं सर, आशी बोल रही थी ना कि हाँ, पर मंथ रिएक्ट कर रही थी। नहीं वो बात सही है, सैलरी तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है इनको, लेकिन सैलरी से ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि ये कितने लोगों को एक्चुअल में कितने लोगों का ये भला करते हैं। ये देखो ना, जस्टिस, जस्टिस सबसे उनको बड़ी चीज़ सर है। अपने राइट मतलब दिलाते अपने हैं। आप आप भगवान के आशी सामने के खड़े होके आप भगवान के सामने खड़े होके हमेशा क्या आप प्रार्थना करते हो कि भगवान मेरे साथ ये बुरा ना हो, भगवान उसके साथ ये बुरा ना हो। आप ये हमेशा प्रे करते हो ना। और सर वो जो हमेशा जज तो नहीं होते हैं, सर, कभी Yes, sir. हाँ वो जो जज होते हैं वो जजमेंट देते हैं, मतलब कि पर्टिकुलर किसी के साथ बुरा हुआ हो तो उसका वो न्याय करते हैं। तो इतना नोबल कॉज है,
लेकिन यहाँ तक पहुँचना बहुत टफ होता है। ओके, यहाँ पे अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है जुडिशरी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। तो अभी हम देखेंगे इसमें कुछ इलुस्ट्रेशंस और इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले देखते हैं इसके इलुस्ट्रेशंस। इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, वेयर इज ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इज इन इंडिया इज लोकेटेड। कैलकाटा। कैलकाटा मतलब वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट यहाँ पे ये सबसे पुरानी हाई कोर्ट है अपनी। नेम द हाई कोर्ट दैट इज कॉमन फॉर ऑल द 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे कॉमन मतलब सबके लिए एक ही हाई कोर्ट, उसका नाम है गुवाहाटी, आसाम में ये है। ठीक है। हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर इन आवर कंट्री। तो 22 हाई कोर्ट्स अपने कंट्री में फिलहाल हैं। अभी मैं आपको इनको खोल के नहीं बता रहा, बाकी हर हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ फैक्ट्स हैं। मज़ा तब आएगा जब आपके ये थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा बड़ा आएगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि हाई कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स कैसे काम करते हैं। जैसे तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है वो एक्चुअल में लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट है। जैसे कैलकाटा जो हाई कोर्ट है वो एक्चुअल में अंडमान निकोबार का भी हाई कोर्ट है। तो ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। हाँ, अपने यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पे है? राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में, और उसकी 2 ब्रांच है। मतलब एक मेन ब्रांच जो है, मेन जो जिसको बोलते हैं, इनको पीठ बोलते हैं। ठीक है। तो इनको मतलब कि मेन जो ब्रांच है वो जोधपुर में है, और उनकी जो सब ब्रांच है वो जयपुर में भी है। ठीक है। और सर सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है ना बेटा। सर एक ही है। एक तो इंडिया का तो एक ही होगा ना एक ही सुप्रीम तो कोर्ट। तो है। आपने चैप्टर में क्या पढ़ा है फिर? सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होता है बेटा। अरे वो आप बोल रहे हो ना हाई कोर्ट, तो मेरे दिमाग में शायद सुप्रीम कोर्ट भी और होते होंगे। नहीं उनकी सेमी ब्रांचेस सर, आप बोल रहे हो ना सेमी ब्रांचेस। नहीं, ऐसे कोई ब्रांच नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। चलो नेक्स्ट देखो, विच इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि सिविल जज जो बैठते हैं जो उनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट होती है, वो क्या होती है? सिविल कोर्ट होती है एक्चुअल में। विच इज द हाईएस्ट कोर्ट डीलिंग विथ क्रिमिनल केसेस इन डिस्ट्रिक्ट। सेशन कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ द सेशंस जज। ओके। व्हाट इज द टेन्योर व्हाट इज द टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जज का टेन्योर कितना होता है? एज ऑफ 62। और सुप्रीम कोर्ट के जज का कितना होता है? एज ऑफ 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द लोक अदालत हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। बताया था अभी 85। तो 85 में डेट कौन सी है? 6 अक्टूबर 1985। कहाँ पे बताओ? दिल्ली। हु इज ए जूरिस्ट। जूरिस्ट का मतलब कौन होता है? जूरिस्ट का मतलब होता है कि जो लॉ को जानता है। तो ए पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन लॉ, उसको बोलेंगे जूरिस्ट। नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ केस इन द सुधा मर्डर केस। तो सुधा मर्डर एक केस था, तो उसमें क्या था? वो केस किसके लिए था? एक्चुअल में वो डाउरी से रिलेटेड केस था। डाउरी ना देने की वजह से सुधा एक महिला थी, उनका एक्चुअल में मर्डर कर दिया गया था। तो डाउरी डेथ केस था। डाउरी मतलब दहेज। अच्छा। और इसको किस में रखेंगे? इसको रखेंगे क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। मैंने बताया था ना, इस तरह के केस किसके खिलाफ होते हैं? सोसाइटी। ऐसे नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट लड़ती है इसमें केस। ठीक है। इट इज वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड ये केस था। नेक्स्ट देखो, वो डज लीगल सिस्टम डील इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ। ये आपके काम की चीज नहीं है, ये आप पढ़ना इसमें। ठीक है।